हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे और हमारा आज का सब टॉपिक है नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग की प्रकृति कैसी है, ठीक है। सबसे पहला इसमें पॉइंट है इंटरेक्टिव। इट इज़ इंटरेक्टिव, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। टीचिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस, मतलब टीचर को अगर कुछ सिखाना है किसी को तो वो किसी ना किसी को तो सिखाएगा ना। वी नीड समवन whom वी हैव टू टीच। तो यहाँ पे ये टू वे प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। टीचर समझाएगा, उसके बाद स्टूडेंट के मन में जो भी डाउट्स आएंगे वो उनको पूछेगा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव टीचिंग और ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो हमारी जॉन डीवी सर हैं उन्होंने बोला प्रोग्रेसिव एजुकेशन ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसके अंदर टीचर की जो प्रेसिडेंसी है, नेतागिरी है, उसको बिल्कुल ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, नकार दिया है। उन्होंने बोला है जो लर्निंग होगी, हमारी टीचिंग होगी, वो लर्नर सेंटर्ड होगी। लर्नर की नीड्स कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रख के हम टीच करेंगे और जिसके अंदर टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से एक्टिव कॉन्वर्सेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैसिव होके बैठा है, हमने उसको बोल दिया बुक खोलो, लेसन पढ़ो और उनको टाटा बाय बाय कर दिया, ऐसा नहीं है। हम उसको उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उसको टीच करेंगे और जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद है गोल ओरिएंटेड। जो हमारी टीचिंग रहेगी वो हमेशा गोल ओरिएंटेड रहेगी। मीन्स जब हम कुछ टीच करेंगे हमारा कोई ना कोई मोटिव होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लोग यहाँ पे वीडियो देख रही हैं और मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो मेरा एक मोटिव है कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी का EMRS का एग्ज़ाम है जो वो क्लियर हो जाए। तो ये जो टीचिंग है ये मेरा गोल है, मतलब ये मेरा गोल है कि मैं चाहती हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो टीचिंग इज़ ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। अगर किसी टीचर को मॉरल वैल्यूज़ का टीचर है तो वो चाहता है कि बच्चे के अंदर ये वाली मॉरल वैल्यू डेवलप हो जाए और वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाए। तो इट इज़ ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। अगर कोई मैथ्स का टीचर है वो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, ठीक है, प्लस करना सिखा रहा है, तो वो चाहता है कि बच्चे को प्लस करना बहुत अच्छे से आ जाए, कि जो प्रॉब्लम्स उसने नहीं देखी हैं उसके ऊपर भी वो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सके। मैंने उसको बता दिया 2 + 2 = 4, ठीक है। अब उसके बाद वो इस कॉन्सेप्ट को, ऐसा नहीं है कि वो 2 + 2 का ही एडिशन कर सके, उसके बाद उसके पास जितने भी नंबर्स आए उसको भी वो ऐड कर सके। तो इट इज़ माई गोल, ठीक है। तो टीचिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड रहती है, उसका हमेशा कोई ना कोई गोल रहता है। सबसे बड़ा गोल कि हम स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लेके आना चाहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते हैं हम उसकी, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसके अंदर हम, जिसके बारे में हमने NEP 2020 के अंदर बात की है कि हम बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फिजिकली, इमोशनली, कॉग्निटिवली, हम हर साइड से उसकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसीलिए देखो हमारे जो करिकुलम है आजकल, उसमें हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी साथ में इन्वॉल्व किया है, ताकि जिस बच्चे का डांस में इंटरेस्ट है वो डांस सीखे, उसके अंदर उसको मौका मिले अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का। जिस बच्चे का गेम्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो हमने स्पोर्ट्स का पीरियड भी असाइन किया हुआ है ताकि बच्चे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनके ये वाले स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाए। तो इट इज़ ऑलवेज गोल ओरिएंटेड और इसके अंदर सबसे बड़ा गोल क्या है कि हम बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इट इज़ डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनेमिक कैसे है कि मान लो मैंने बच्चे को मैंने सोचा था कि मुझे बच्चे को एडिशन का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो मैं 2 बॉल्स ले गई और मैंने उसको बता दिया ये बेटा एक बॉल है, ये सेकंड बॉल है, तो हमारे पास अब कितनी बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हैं। लेकिन बच्चे को नहीं समझ में आया, ठीक है। 2 बॉल्स के साथ उसको समझ में, डायग्राम्स के साथ उसको समझ में नहीं आया, तो मैंने बच्चे की पेंसिल्स को उठा लिया, ठीक है। उसके पास पेंसिल्स पड़ी थी, मैंने बता दी बेटा ये एक पेंसिल है, ये दूसरे हाथ में दूसरी पेंसिल, बोलो कितनी पेंसिल्स होगी, 2 पेंसिल्स होगी। आप देखिए आपके क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, आप ये देखिए आपके क्लासरूम के अंदर कितने डेस्क हैं, कितनी रोज़ हैं। तो इससे मैंने क्या किया, बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल्स को चेंज कर दिया। तो इट इज़ ऑलवेज डायनामिक। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्लासरूम में टीच करते टाइम, कि हम बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दिन का लेक्चर था, मैं क्लास में गई, पर मैंने देखा कि जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है और मैं उनको डिलीवर ही नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज बच्चे क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं। अब उनके क्वेश्चंस को हम बीच में स्टॉप नहीं कर सकते, जो उनके क्वेश्चंस हैं उनका तो हमें आंसर देना ही देना है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग, उनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने उसको थोड़ा कंसेप्ट सिखाया बच्चे को, और उसके बाद
सेकेंड डे मैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स, नए डिफरेंट आइडियाज़ को लेकर बच्चों के सामने गई और मैंने उनकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया। तो दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। मल्टी डायमेंशनल, जिसके बारे में अभी भी हमने बात की पहले, कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही ना बढ़े, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज हो, उसकी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो, ठीक है, उसकी जो नॉलेज है प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक हो और वो उसको अपने डेली लाइफ के अंदर अप्लाई भी कर सके। मुझे इस तरीके से बच्चे को सिखाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या बोला, मैंने बच्चे को बोला कि बेटा आपको ना एक पीपीटी बनानी है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। मैंने उनको बोला कि आपने एक पीपीटी बनानी है ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स के ऊपर आपको एक पीपीटी बनानी है, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर आपको पीपीटी बनानी है और आपको ये पीपीटी इंग्लिश के अंदर ही बनानी है। देखिए यहाँ पे हम बच्चे की मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ पे बात कर रहे हैं। बच्चे के इससे इंग्लिश स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, बच्चे की इसके साइंस बैकग्राउंड भी उसका इम्प्रूव होगा और बच्चे को टेक्निकल स्किल्स भी उसके इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल। और साथ में जो हमारी जो टीचिंग है, हम सभी को पता है कि टीचिंग इज़ नॉट, हम गए क्लास में और हमने अपना कंटेंट डिलीवर कर दिया। हम टीचिंग के ज़रिए बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्किल दे रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं। गाइड कैसे, कि उसकी जो एबिलिटीज़ उसने सीख ली हैं वो इसको कौन कौन सी सिचुएशंस पे कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है। हम उसको एक स्टोरी सुना रहे हैं कि इस पर्सन के साथ जब ऐसी सिचुएशन आई थी इसने ऐसा किया था, और बच्चे से फिर पूछ रहे हैं अगर आपके साथ ऐसा होगा तब आप कैसे करोगे, ठीक है। तो हम उसको गाइड भी कर रहे हैं, उसको उसके फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस, हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेडिसिन, आपने कोई मेडिसिन बाई की, उसमें लिखा होता है ना कि प्लीज़ इसको बच्चों से दूर रखें, इसको ज़्यादा ठंडी जगह पे ना रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या आ जाती है, इंस्ट्रक्शंस। और टीचिंग क्या है, इन सभी का कॉम्बिनेशन। हम स्किल भी दे रहे हैं उसको, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं और उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी और कॉग्निटिव भी। कॉग्निटिव में जिसमें उसके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होते हैं, ठीक है। इमोशनल में उसके इमोशंस के, उसकी फीलिंग्स के साथ हम बात करते हैं, ठीक है। उसके मॉरल वैल्यूज़ को हम ठीक करते हैं। फिज़िकल में क्या होता है कि फ़िज़िकल में बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ को लर्न करता है। तो इसके अंदर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसके बाद है इट इज़ प्लान्ड एक्टिविटी। प्लान्ड कैसे, कि जब हमने टीच करना होता है ना कोई कॉन्सेप्ट, तब हम पहले एक मैटर डिसाइड करते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे शुरुआत करनी है, ऐसे मुझे अपना लेक्चर डिलीवर करना है और ऐसे मैंने बच्चों की आउटपुट को, फीडबैक को असेस करना है, ये देखने के लिए कि उसको समझ में आ गया या नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि मेरा काम ख़त्म हो गया, फिर मैं एक नए मेथड के साथ बच्चों के सामने जाऊंगी और उनको सिखाऊंगी और उनको दोबारा से टीच करूंगी ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके और देन दोबारा से उसको असेस करूंगी। तो दिस इज़ नोन एज प्लान्ड एक्टिविटी। और ये हमेशा लेसन प्लानिंग के बेसिस पे चलती है। लेसन प्लानिंग आप टॉपिक कैसे डिसाइड करोगे, आपके सिलेबस के हिसाब से, करिकुलम के हिसाब से। इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके अंदर और इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी हमने बात की कि ये इट इज़ ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। एक गोल को अचीव करने के लिए ही हम हमेशा टीचिंग करते हैं और लर्नर भी एक गोल अचीव करने के लिए ही लर्निंग करता है। इट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूअस कैसे है कि जो इट इज़ ऑन गोइंग, ये हमेशा चलता ही रहता है। हम ज़िंदगी के हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हम स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से ही हम कुछ सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में हम अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखते थे। अपने सेंसरी स्टेज के अंदर पियाजे ने बताया है कि पहले बच्चा सेंसेस के ज़रिए सीखता है, फिर सिंबल्स के ज़रिए सीखता है। उसको हम कुछ ना कुछ दिखा देते हैं। जैसे बच्चे को मुझे क्या करना है, काउंटिंग सिखानी है, मैं क्या करूँगी, ऐसे एक ट्री बना दूँगी, उसको बोल दूँगी ये फर्स्ट ट्री है और ये सेकेंड ट्री है, ठीक है। उसके सामने उसके टॉयज़ रख दूँगी, उसको बोलूँगी अपने टॉयज़ को काउंट करो, ठीक है। तो ऐसे करके वो सिंबल्स के ज़रिए सीखता है। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट लर्निंग रहती है उसकी। कॉन्क्रीट लर्निंग में क्या रहता है कि मान लो मुझे बच्चे को शेप्स के बारे में सिखाना है, मैं पहले उसको ट्राइंगल दिखा दूँगी, ठीक है, एक सर्कल एक स्क्वायर दिखा दूँगी, एक रेक्टेंगल दिखा दूँगी, फिर उसके बाद एक सर्कल दिखाऊँगी, एलिप्स दिखाऊँगी। जो
उसके आसपास चीज़ें हैं ना इस शेप की, वही मैं उसको दिखाना शुरू करूँगी। फिर उसके बाद सब दिखाने के बाद मैं बोलूँगी बेटा ये सारे की सारी क्या है, शेप्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ डेवलप हो जाता है उसको, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, उसको ये पता चल जाता है कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी बड़ी है, किसका कलर कैसा है, किसका कलर कैसा है, ठीक है, उस हाइट वेट सब कुछ उसको पता चल जाता है। देन उसके बाद हम उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाते हैं जिनके बारे में सिर्फ उसको सोचना ही है, ठीक है। मैंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा दिया। अब मैंने बच्चे से ये पूछना है 4th स्टेप के अंदर, बेटा बताओ कि वर्ल्ड वॉर 2 को अगर हम वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर दोनों में से किसके अंदर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था, कौन सा सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक था, अपनी थिंकिंग के बेसिस पे बताओ, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये हमारी जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, ये पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है। हमारी फीडबैक के ज़रिए, हमारे एक्सपीरियंस के ज़रिए हम इसके अंदर कुछ ना कुछ नया ऐड करते जाते हैं। उसके बाद है इट इज़ आर्ट एंड साइंस। साइंस कैसे है, बिकॉज ये सिस्टमेटिक है, ठीक है। पहले हम प्लान बनाएंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद फीडबैक लेंगे। अगर सही फीडबैक है तो सही है, अगर नहीं सही फीडबैक हम फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे एक नए प्लान के साथ, फिर उसके बाद हम दोबारा से फीडबैक लेंगे, ठीक है। इट इज़ सिस्टमैटिक, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जटिल है ये। आर्ट कैसे है, अब टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है। अब बच्चों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ऑन द स्पॉट मॉडिफाई करते हो, आप अपने एग्जाम्पल्स के अंदर चेंजेस करते हो बच्चों के अकॉर्डिंग, तो इट इज़ एन आर्ट। कॉम्प्लेक्स है ये, अभी हमने बात की, बिकॉज ये सिस्टमेटिक है, प्लानिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, फीडबैक होगी, और जो चलता ही रहेगा सारा कुछ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे, जब टीचर इन्वॉल्व है तो उसको हम डायरेक्ट टीचिंग बोलते हैं। इनडायरेक्ट कैसे, आप कुछ चलते फिरते ऐसे ही सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई स्टोरी देख रहे हैं, आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टीचिंग। इट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसे, मुझे बच्चों को क्या करवाना है, सेंटेंसेस सिखाने हैं, तो सीधा मैं सेंटेंस तो नहीं बोलूँगी उनके सामने, नहीं, मैं पहले क्या बताऊँगी उनको, अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज दूँगी, ठीक है। फिर वो वर्ड्स लिखना सीखेंगे, ठीक है, वर्ड्स बनाने सीख गए तो उसके बाद वो फ्रेजेस सीखेंगे, फ्रेजेस बनाने सीखेंगे। फ्रेजेस कैसे हैं, फॉर एग्जांपल गेट आउट, पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके जो छोटा सा एक सेंटेंस बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेनली क्या रहता है, वर्ब रहती है और उसके साथ प्रेपोजिशन रहती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेजेस बनाने सीख गए, फिर उसके बाद हम उसको सेंटेंसेस बनाने सिखाएंगे, देन वो पैराग्राफ लिखने सीखेगा, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज वर्टिकल। पहले हम इजी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इजी कॉन्सेप्ट से हम हार्ड कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 डिजिट की एडिशन सिखाई, फिर उसके बाद मैं 2 डिजिट की सिखाऊंगी, ठीक है, 1 डिजिट की सिखाई, फिर 2 की सिखाऊंगी, फिर उनको कैरी के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद 3, 4, 5 डिजिट्स के बारे में बच्चे को बताऊंगी, ठीक है। इट इज़ वर्टिकल। एंड हॉरिजॉन्टल कैसे, पहले से उसको पता है, ठीक है, हम उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वाइड और कर रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। उसको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पता है कि 3 स्टेट्स होती हैं, लेकिन एक 4th स्टेट ऑफ मैटर भी नई इंट्रोड्यूस हुई है, हम बता रहे हैं कि 3 के अलावा भी एक और स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, जिसका नाम ये है। तो हम उसके एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टीचिंग। इट इज़ रिफ्लेक्टिव एंड मेजरेबल। रिफ्लेक्टिव कैसे है, मतलब ये जो हमारे टीचिंग जो हमने लर्न किया, हमने बच्चों को सिखा दिया, ठीक है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड करके बच्चों को सिखा दिया। अब मैं कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसमें बच्चे को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक करके आंसर देना है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग है, जिसके अंदर बच्चा अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके फिर आंसर करता है, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। मेजरेबल, इसको मेज़र कर सकते हैं कि बच्चा कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इट इज़ सिस्टमैटिक, अभी हमने बताया कि पहले प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जाके बच्चा क्या करेगा, बच्चे को हम असेस करेंगे कि वो कितना सीख चुका है। इट इज़ कंटेक्सचुअल। कंटेक्सचुअल कैसे, ये पर्पसफुल रहेगी, इसका हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य रहेगा, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो एक उद्देश्य है कि हमने एक एग्ज़ाम है जो क्लियर करना है, हमें टीचिंग की पोस्ट लेनी है, हमें EMRS स्कूल के अंदर पोस्टिंग लेनी है और 8th पे स्केल कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी भी लेनी है। तो ये हमारा एक कॉन्टेक्चुअल एक पर्पज़ है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं और जिसके लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है। असेसमेंट एंड फीडबैक, ये तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, मैं क्लास से बाहर निकल गई, 1 साल के बाद पेपर हो रहा है, तो उस टीचिंग का क्या बेनिफिट? बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया बच्चे का, बाद में कोई रिवीजन नहीं करवाई। हम कहते हैं ना, रिवीजन इज मस्ट। कंटेंट चाहे आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसकी रिवीजन होना ज़रूरी है। आपको याद तभी होगा जब आप बार बार उसको रिवीजन करोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे हम बच्चे की वैल्यूज़ को, बच्चे की लर्निंग को असेस करेंगे, उसकी फीडबैक देखेंगे कि उसको समझ आया या नहीं आया, उसको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया या नहीं आया। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करूँगी। दैट्स वाई वी कॉल इट इज़ ऑलवेज फ्लेक्सिबल। टीचिंग इज़ फ्लेक्सिबल, इट कैन नॉट बी स्टैटिक। हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीचिंग कैसा प्रोसेस है, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल्स का, और इजी भी बहुत है। देखिए, एडम ने बोला था कि टीचिंग बाइपोलर प्रोसेस है। ट्रेडिशनल टीचिंग थी वो बाइपोलर प्रोसेस था। उसमें टीचर आया, उसने स्टूडेंट को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, बस वो चला गया क्लास से। ठीक है, बच्चे को समझ आया नहीं आया उसने नहीं पूछा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? बाइपोलर प्रोसेस। फिर जॉन डीवी आए, उन्होंने बोला कि नहीं, इस स्ट्रक्चर को हमें, इस पैटर्न को चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं। बिकॉज इसमें क्या है, टीचर की एक नेतागिरी चल रही है। वो टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक नेतागिरी कर रहा है। बच्चे को समझ आए या नहीं आए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। क्लास का स्ट्रक्चर पहले ऐसे था, अब हमने क्लास का स्ट्रक्चर सर्कल फॉर्म के अंदर कर दिया, जिसमें सारे बच्चे आपस में बातचीत कर सकते हैं। पीयर टीचिंग हो गई। ठीक है, पीयर टीचिंग के बारे में किसने बात की थी? विगोत्स्की ने बात की थी। स्कैफोल्डिंग की बात की थी कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा सीखता है, अपने आसपास की सराउंडिंग से सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीयर टीचिंग, जिसके बारे में जॉन डीवी ने बात की। और उन्होंने बोला टीचिंग इज़ ऑलवेज लर्नर सेंटर्ड। जो टीचिंग है हमेशा लर्नर के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। लर्नर की एबिलिटीज़, नीड्स, इंटरेस्ट को देख के ही टीचर को टीच करना चाहिए। ऐसा नहीं है वो अपनी मर्जी से टीच कर रहा है कैसे भी, उसको लर्नर के अकॉर्डिंग टीच करना है। और कहते जो टीचिंग है वो हमेशा करके सीखने वाली बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कोई डिश बनानी है, ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे देखी जा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे डिश बनानी आ जाएगी? नहीं आएगी ना, जब तक मैं उसको किचन में जाके डिश बनाना स्टार्ट नहीं करूँगी। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स लेके स्टार्ट नहीं करूँगी, बनाऊँगी नहीं, तब तक मुझे डिश बनानी नहीं आएगी। वैसे ही एक बच्चा है, उसको स्विमिंग सीखनी है, उसको हम बताई जा रहे हैं बेटा ऐसी होती है स्विमिंग, ऐसी होती है स्विमिंग। नहीं, जब तक वो पानी में नहीं कूदेगा, 1-2 बार चोट नहीं खाएगा, टीचर उसको गाइड नहीं करेगा, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देगा, तब तक वो नहीं सीखेगा। तो उन्होंने बोला कि लर्निंग हमेशा करने से होगी। इन्होंने अभ्यास के ऊपर, ट्रायल एंड एरर के ऊपर बल दिया। और इन्होंने बोला कि टीचिंग शुड बी प्रोग्रेसिव वही जिसमें लर्निंग, जो टीचिंग है वो लर्नर सेंटर्ड होगी। लर्नर की कैपेसिटी, नीड, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, और जिसके अंदर 2 वे कम्युनिकेशन रहेगी। टीचर भी बातचीत करेगा और स्टूडेंट भी अपने आंसर्स देगा या क्वेश्चंस को पुट अप करेगा। ठीक है, और इसके लिए टीचर को उसको मोटिवेट भी करना है। इसलिए हम बोलते हैं टीचर इज़ अ मोटिवेटर। उसको मोटिवेट करना है टीचर को कि बेटा आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन आए, आपको तभी के तभी मुझसे पूछना है। और इन्होंने बोला 3 वे प्रोसेस है, जिसके अंदर टीचर भी है, स्टूडेंट भी है और करिकुलम भी है। अब देखिए, इन तीनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, जिसमें टीचर क्या है? इंडिपेंडेंट है। टीचर लर्निंग के लिए या टीचिंग के लिए स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो स्टूडेंट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर द लर्निंग पर्पस। और टीचर क्या है? एक फैसिलिटेटर है, जो बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके करिकुलम के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो ये फैसिलिटेटर है। और स्टूडेंट क्या है, सेंटर ऑफ टीचिंग है, जिसके बेसिस पे, जिसके लिए हम टीच कर रहे हैं। हम टीचर के लिए टीच नहीं कर रहे, हम स्टूडेंट के लिए टीच कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरवेनिंग, अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का जो मेथड है या इनके कम्युनिकेशन का टॉपिक है वो किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, करिकुलम के बेस पे डिसाइड होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बेस पे, करिकुलम के बेस पे हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब उस टॉपिक को डिलीवर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नोट्स यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी में फ़ोन यूज़ करेंगे, स्मार्ट बोर्ड यूज़ करेंगे, ये हमारी टेक्नोलॉजी होगी। हमारी क्या स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, प्रोजेक्ट मेथड रहेगा, प्ले वे मेथड रहेगा, एक्टिविटी मेथड रहेगा, डिस्कवरी मेथड रहेगा। हम किस मेथड से बच्चे को बताएंगे। असेसमेंट अब पढ़ा दिया, उसके बाद उसको, उसकी लर्निंग को हम कैसे असेस करेंगे, ये सारा कुछ किस में आ जाता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल के अंदर आ जाता है। अब है हमारे पास स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ये बहुत छोटा सा बनाया मैंने, ठीक है। इसका जो मेन एक वीडियो लेके आऊँगी जिसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ टीचिंग के अंदर क्या रहेगा, हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं, वी हैव 3 स्टेजेस। पहली स्टेज है प्री एक्टिव। प्री एक्टिव के अंदर क्या है कि क्लास के अंदर एंटर होने से पहले जो हमारी प्लानिंग पार्ट रहेगा वो इसके अंदर आएगा। मेरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होगा, मुझे क्या टॉपिक टीच करना है, कैसे टीच करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करूँगी, ये सारा किसके अंदर आएगा, प्री एक्टिव फेज़ के अंदर आएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर आपकी आगे का प्रोसेस डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो लेसन प्लान आपको बहुत सफिशेंटली, बहुत अच्छे से आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिसाइड करना है, ठीक है। बहुत आपको कॉन्शियसली टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में भी डिसाइड करना है। आप चार्ट लेके जाओगे, आप ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से दिखाओगे बच्चों को, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाओगे। अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आज क्लास में जाने से पहले क्या चाहिए, ग्लोब चाहिए। आपने बच्चे को मैप दिखाना है, इंडिया का मैप दिखाना है, तब आप पहले डिसाइड करोगे कि मुझे बच्चे को इंडिया का मैप सिखाना है, तो जो बड़े मैप्स हमारे एसएसटी लैब के अंदर पड़े रहते हैं मुझे वो क्लास के अंदर लेकर जाने हैं, ठीक है। आपने बच्चों को सोइल्स के बारे में पढ़ाना है तो आप क्लास के अंदर कुछ ना कुछ सोइल का सैम्पल क्लास के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा प्री प्लानिंग, प्री एक्टिव फेज़ के अंदर। अब सारा कुछ डिसाइड हो गया, अब आप क्लास में जाके क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आपका इंटरएक्टिव फेस है जिसके अंदर आप एक्चुअल में टीचिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लास के अंदर हैं आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ योर इंटरएक्टिव फेस। पोस्ट एक्टिव फेस आपने पढ़ा दिया, अब आप बिल्कुल एंड में कंक्लूजन के ऊपर आ गए हैं कि आज मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, ये चीज़ें बढ़ाई हैं मैंने आपको, और इसका जो निचोड़ है, इसका जो समरी है वो ये निकलता है। उसके बाद आप उनका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, आप 10-15 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बच्चों से, ये चेक करने के लिए कि बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आया। तो आज हमने नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में देखा, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा और स्टेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में देखा। अगर आपको इन तीनों में से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आप सभी के लिए। इसमें बोला है कि ये जो एक्टिविटीज़ लिखी हैं ये कौन से टीचिंग फेज़ के अंदर आती हैं, जिसके अंदर हमने क्या करना है, एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लगाना है, डिसीजन करना है कि हमारा मैटर कौन सा रहेगा, हमने किस टॉपिक के ऊपर बच्चे को पढ़ाना है, हम डिसाइड कर रहे हैं। हम अपने मेथड्स को भी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये कौन से टीचिंग फेज़ के अंदर आएगा। ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो यही था आज की वीडियो के लिए। होप्स आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।